हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और साहित्य ए के बारे में। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को देखेंगे, सारे जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस होते हैं, आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। सेम यही क्वेश्चन नहीं आता है, बट जो इनका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो एग्जाम में कैसे भी अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं तो आप इजीली उसका आंसर करके आ सको। तो आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो उससे पहले अगर किसी को ये पीडीएफ बाय करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर जाकर मैसेज करके आप वहां से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो देखकर भी पढ़ सकते हैं, या आपका वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री है। अगर किसी को बाय करना है तो नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप उनको मैसेज करके ले सकते हो। 30 रुपीज पर प्राइस है पीडीएफ का, नॉर्मल सा प्राइस है, बट अगर आपको नहीं लेना है तो आप वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा और संपर्क भाषा में हमें अंतर बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि राजभाषा और संपर्क भाषा में क्या अंतर है। इसके ऑप्शन में दिया है कि हिंदी भाषा क्षेत्र से आप क्या समझते हो। पहले ये बताओगे हिंदी भाषा क्षेत्र से आप क्या समझते हो। उसके बाद बताना है कि हिंदी क्षेत्र की जो बोलियां हैं उसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। मोस्टली ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं, इनके चांसेस होते हैं कि ये रिपीट हो सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो इसका 100% चांस है कि ये रिपीट हो जाता है। राजभाषा संपर्क भाषा में अंतर पूछ लेता है। अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो ऐसे पॉइंट्स में आपको एक क्वेश्चन आता है ना, लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं कि इसमें से 2 करने हैं, इसमें से 3 करने हैं, पॉइंटों में लिखे होते हैं। तो उस टाइप में भी ये पूछ सकता है कि राजभाषा के बारे में बताइए, संपर्क भाषा के बारे में बताइए, ऐसा कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखना है ताकि जो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम अपना आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल परिचय लिखना होता है। आपको पता है कि जो भारत देश है वो एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी देश कैसे, मतलब भारत में जो राज्य, हर राज्य में अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं वो बोली जाती है। ऐसे इसमें बताया कि भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ पे जो अनेक भाषाएं वो बोली जाती है। ऐसे महाराष्ट्र में लिख लो, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तमिलनाडु, उड़ीसा, यहाँ पे मलयालम, जैसे मलयालम, केरला, मतलब केरला, कर्नाटका, तो हर राज्य में अलग अलग उनकी बोलियां होती है, उनकी अलग अलग भाषाएं होती है। ये राज्य ही भाषा भी कहलाती है। मतलब इनको मैं नहीं बोल सकते ये मातृभाषा है। मातृभाषा तो हमारी हिंदी है, लेकिन जो हर राज्य की अलग अलग अपनी एक भाषा होती है। महाराष्ट्र में जैसे मराठी बोली जाती है, और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। तो ऐसे डिफरेंट जो हमारे राज्य है उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ की अलग भाषाएं होती हैं। तो इन भाषाओं में से जो कुछ राज्य के कार्य करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जिन्हें हम राजभाषा कहते हैं, जो राज्य में बोली जाती है राज्य के कार्य हेतु, वहाँ के कार्य करने में। तो मोस्टली वो इन लोगों की भाषा आती है जो वहां पर रहते हैं लोग। और जो कुछ भाषा है ना वो अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच संवाद का एक माध्यम बनती है, जैसे जिन्हें संपर्क भाषा कहा जाता है। मतलब राजभाषा है। जैसे आप लोग मुंबई में रहते हो, इमेजिन करते हैं मुंबई में रहते हो तो आपको मराठी आती है, लेकिन जो मराठी लैंग्वेज आती है आप लोगों को, वो सिर्फ उन लोगों को आती है जो महाराष्ट्र में ऑलरेडी रह रहे हैं। लेकिन जो किसी अदर स्टेट से आ रहे हैं या किसी अदर मतलब अदर कंट्री या मतलब किसी भी अदर स्टेट से, महाराष्ट्र से अलग, तो उनको वो भाषा नहीं आती है। तो उनके पास जो अलग अलग भाषा बोलने वाले की जो संवाद का जो माध्यम, तो जो अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है उसको संपर्क भाषा कहते हैं। तो जो राज्य में रहकर जो भाषाएं बोली जाती है वो तो राजभाषा वो हो गई, लेकिन जो अलग लैंग्वेज आती है वो संपर्क भाषा। आप किसी से संपर्क करना चाहते हो तो आपको वो भाषा आती है, अब वो देते हैं। इसके साथ ही जो हिंदी है ना उसकी प्रमुख भाषा है। मतलब जो हिंदी है इसलिए सबको आती है। जो राज्य की भाषा है वो तो आती है, लेकिन साथ में जो हिंदी भाषा है वो सबको आती है, जो उत्तर भारत में व्यापक रूप से ही बोली जाती है। और इस उत्तर में भारत के जो भूभाग है उसको ही हिंदी भाषा का क्षेत्र भी कहा गया है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे राजभाषा और संपर्क भाषा में क्या अंतर है। तो राजभाषा वो भाषा होती है जिसे किसी देश या राज्य के सरकारी कामकाज के लिए आधिकारिक रूप से इसको अपनाया जाता है। और संपर्क भाषा वो भाषा होती है जो अलग अलग मातृभाषा वाले लोग है ना उनके बीच संवाद स्थापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ओके, जैसे हम डिफरेंस रूप में टेबल के रूप में समझ लेते हैं। परिभाषा क्या है कि वो भाषा जो सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों के लिए अपनाई जाती है
वो होती है हमारी राज्य भाषा। और जो भाषा जो विभिन्न भाषियों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए हमारी मदद करती है उसको बोलते हैं हम संपर्क भाषा। संपर्क करने के लिए अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं, किसी को अपनी बात उसको बताना चाहते हैं तो संपर्क भाषा के थ्रू बोलते हैं कि वह अलग अलग टाइप की जो भाषा है ना उसके बीच हम संवाद करते हैं, उसके थ्रू हम अपनी जो बात है वो लोगों के सामने रखते हैं। तो उदाहरण के रूप में बात करते हैं, भारत की राज्य भाषा है हिंदी, जिस अनुच्छेद 343 के तहत भारत में जो संपर्क भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही है। मतलब संपर्क करने के लिए लोग हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। इंग्लिश तो कॉमन लैंग्वेज हो गई। अगर किसी को अगर अपनी स्टेट लैंग्वेज आती है लेकिन उसको अदर लैंग्वेज नहीं आती है, वो अपनी बात कहते तो हम इंग्लिश के थ्रू भी हम लोग अपनी जो भाषा है, जो अपनी बात है वो लोगों को बता सकते हैं कि इंग्लिश तो एक कॉमन लैंग्वेज है, सबको ही आती है। तो अब इसके उद्देश्य क्या है? ये प्रशासनिक और जो सरकारी कार्य है ना उसको चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो भाषा है ये भाषियों के बीच उनके संपर्क बनाने, उनकी बातों को समझने के लिए किया जाता है। मुख्य जो सरकारी कार्यालय, दस्तावेज और संसद, विधानसभा है, इन सब में ये प्रयोग की जाती है जो हमारी राज्य भाषा होती है। ये आमतौर पर आम जीवन में, बाजार में, यात्रा में, शिक्षा और मीडिया में ये वाली भाषा यूज की जाती है। तो भारत में जो हिंदी का संविधान है उसके द्वारा जो राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि अंग्रेजी में एक जो सहायक भाषा के रूप में इसको रखा गया है। वही हिंदी देश के अनेक भागों में भी संपर्क भाषा के रूप में काम करती है, खासकर जैसे उत्तर भारत में ही हमारी हिंदी का ही प्रावधान है। वही बात करते हैं नेक्स्ट इसी तो हिंदी भाषा क्षेत्र क्या है? तो हिंदी जो भाषा क्षेत्र है वो भारत के उस भूभाग को कहते हैं जहाँ हिंदी मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती है और समझी भी जाती है। जहाँ जैसे मुख्य जैसे देश है जैसे उत्तर भारत हो गया, मध्य भारत, कुछ हद तक पश्चिमी भारत तक भी फैली हुई है। इसमें जैसे आगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में मोस्टली हिंदी ही बोली जाती है। और हिंदी भाषा का ये स्वरूप जो कई स्थानीय बोलियों से मिलकर बना है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों को भाषावादियों दो मुख्य वर्ग है ना उसमें बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, तो वेस्टर्न हिंदी की बात करेंगे तो इसमें जो बोलियां आती है, इस हिंदी में भी कई सारी जो बोलियां वो अलग अलग, हिंदी में भी काफी सारी भाषा है जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। तो ये सारी हिंदी जो पश्चिमी हिंदी है ना उसके अंडर में आती है। कौन से आती है? खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, बुंदेली है। अब पूर्व ईस्टर्न हिंदी की बात करें तो इसमें अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी। तो ये इनके अलावा जो कुछ भाषाएं जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही जो बिहार और झारखंड में बोली जाती है। तो ये काफी जो कभी कभी जो हिंदी की उपबोलियां है ना ये मानी जाती है। हालांकि जो भाषाविद है स्वतंत्र भाषाएं भी मानते हैं। जिन्होंने जो भाषा के विद्वानों की बात हो रही है वो इनका स्वतंत्र भाषा भी मानते हैं। निष्कर्ष क्या है कि राजभाषा और संपर्क भाषा के बीच का जो अंतर है वो उनके प्रयोग क्षेत्र, उनके उद्देश्य के आधार पर ही स्पष्ट बताया गया है। हिंदी जो है वो भारत की राज्य भाषा के साथ साथ एक प्रभावशाली संपर्क भाषा भी है। लेकिन जो हिंदी जो भाषा क्षेत्र है उसका जो विस्तृत है वो भारत कई क्षेत्रों तक फैला हुआ है। और इसमें जो अनेक जो बोलियां हैं वो बोली जाती हैं जो हिंदी को एक समृद्ध और एक विविधतापूर्ण बनाती है। और हिंदी की जो विविध जो बोलियां है ना केवल ये सांस्कृतिक पहचान का ही प्रतीक बनी हुई है बल्कि वो हिंदी के विकास की जड़ें भी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रीतिकाल के नामकरण पर संबंधित विवाद का विश्लेषण कीजिए, जिसके बारे में जानकारी देनी है और साथ में ये बताना है कि इसकी साहित्यिक और जो धार्मिक परिस्थितियां हैं उसके बारे में विवेचना देनी है अपनी। और द्वितीय युग की जो प्रमुख विशेषता है उस पर प्रकाश डालना है। तो परिचय देख लेते हैं कि हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो कई युगों में विभाजित हुआ है। जैसे प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं होती है, उनका उद्देश्य होता है, उनकी प्रवृत्तियां नहीं है हर युग की। रीतिकाल में जैसे द्विवेदी युग हिंदी जो तो साहित्य को ऐसे महत्वपूर्ण युग है जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी एक नई दिशा दी है, अपना योगदान दिया है। जैसे रीतिकाल के जो नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा था, वही द्विवेदी युग को आधुनिक जो हिंदी गद्य साहित्य है उसके उन्नयन का प्रारंभिक चरण भी उनको माना जाता है। रीतिकाल के नामकरण संबंधी विवाद और साहित्य में धार्मिक परिस्थितियां। तो रीतिकाल क्या है? तो रीतिकाल जो है वो हिंदी साहित्य का वो युग है 1700 ईस्वी से 1850 तक था।
जिसमें जो मुख्य जो श्रृंगार रस है ना उसकी प्रधानता रही है उनके काव्यों में, उनके उनकी जो भी तर्क काव्यों में, उनकी रीतियों में, उनके काव्य शास्त्रों के अंदर जो श्रृंगार रस है उसकी हमेशा प्रधानता रही है। तो कवियों ने रीति या काव्य शास्त्र के अनुसार ही उनकी काव्यों की रचना की है। तो काव्यों की रचना में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। नामकरण संबंधी विवाद, तो रीतिकाल के नाम को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद रहा है, मैंने अभी बताया ऊपर आपको। ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने इसे रीतिकाल नाम इसलिए दिया था क्योंकि इस काल के कवियों ने काव्य शास्त्र रीति के नियमों पर आधारित जो काव्य है उसकी रचनाएं की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका मत ये था कि इसे श्रृंगार काल कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि फिर श्रृंगार रस की जो प्रधानता है मैंने बताई कि इसके अंदर श्रृंगार रस की प्रधानता बनी रही थी। तो इसलिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद, वो इसको श्रृंगार काल कहना चाहते थे क्योंकि इस युग के साहित्य में श्रृंगारी जो भावना है वो ज्यादा रही थी। वही जो नामवर सिंह है उन्होंने बोला था कि इस काल को काव्य कला युग कहा जाता है क्योंकि इसमें जो काव्य कला की जो तकनीकी विशेषता है उसमें ज्यादा बल दिया गया, उसमें ज्यादा ध्यान दिया गया। तो इस युग के साहित्य में नायिका जैसे भेद, नक्सिक वर्णन, प्रेम, श्रृंगार, ये सारे सौंदर्य हमें देखने को मिलते हैं। इनकी साहित्यिक परिस्थितियां क्या है, तो चर्चा और ये चर्चा आदि के ये प्रमुख विषय रहा है, चर्चा का विषय रहा है हमेशा रीतिकाल। इस काल के जो प्रमुख कवि कौन से हैं, बिहारी, देव, घनानंद, भूषण, मतीराम, चिंतामणि, त्रिपाठी, ये सारे इस काल के प्रमुख कवि रह चुके हैं। तो कवियों ने राजाओं और दरबारों में रहकर कविता रची थी, इससे दरबारी संस्कृति का प्रभाव भी साहित्य पे पड़ा था। धार्मिक परिस्थितियां क्या है, तो भक्ति जो आंदोलन है इसकी जो तीव्रता है वो कम होने लगी थी, इससे जो धार्मिक चेतना है उसका जो प्रभाव है वो घट गया था। मुगल शासन के खत्म होने के कारण जो सामाजिक स्थिरता आने लगी थी, इससे दरबारों में श्रृंगार रस की सराहना बनी रहे। साहित्य में जो भक्ति की जगह है वो भोगवादी दृष्टिकोण से उस पर हावी हो रही थी। अब द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में क्या था, द्विवेदी युग जो था वो हिंदी साहित्य भाषा का आरंभिक चरण माना जाता है। तो इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही रखा गया था और जिन्होंने सरस्वती पत्रिका जो पत्रिका है उसके माध्यम से हिंदी के गद्य और कविताओं को एक नई दिशा दी थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है कि जो राष्ट्रीय चेतना है उसका विकास कैसे हुआ, तो इस युग में स्वतंत्रता आंदोलन की जो भावना है उसको साहित्य में देशभक्ति और सामाजिक सुधार की जो प्रवृत्तियां है उसको दिखाया गया है। सामाजिक सुधार की प्रेरणा, तो जिसमें जात पात, अंधविश्वास, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सारी जो कुप्रथा है ना इसको खत्म करने की कोशिश की गई, सामाजिक सुधार की प्रेरणा दी गई है इसके माध्यम से। तर्क और विवेक पर बल, तो साहित्य में जो वैज्ञानिक सोच है, तर्क है, जागरूकता है, इसको प्राथमिकता दी गई है। गद्य साहित्य का विकास तो निबंध में कहानी, उपन्यास और आलोचना को प्रारंभिक और सशक्त जो विकास हुआ है इसके माध्यम से हुआ है। तो शुद्ध भाषा और शैली में तो खड़ी बोली हिंदी की शुद्ध, सरल, प्रभावशाली बनाने का प्रयास हुआ है। संस्कृत शब्दों का इसमें प्रयोग भी पड़ा है। प्रमुख जैन के रचनाकार है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उन्होंने बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, श्याम सुंदर दास, गोपाल राम गहमरी, इन सबको शामिल किया। जिनके प्रमुख रचनाकार हैं ये सभी हैं। तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बाल मुकुंद गुप्त है, मैथिली शरण जी भी है, श्याम सुंदर जी भी हैं, गोपाल राम जी भी हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष देखते हैं। रीतिकाल और द्विवेदी युग दोनों ही हिंदी साहित्य के एक विकास में इन्होंने अपने महत्वपूर्ण पड़ाव को निभाया है। इन्होंने रीतिकाल में श्रृंगार रस और काव्य शास्त्र को जो बोलबाला था उसको कायम रखा है। वहीं इन्होंने द्विवेदी युग में आधुनिकता, राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार की चेतना में अपने साहित्य में इसको प्रकट भी किया है। तो एक और जो रीतिकाल है वो भावनात्मक और सौंदर्यप्रयुक्त अभिव्यक्ति का काल था। वहीं दूसरी तरफ उसने द्विवेदी युग की जो विचारशीलता, उनकी जागरूकता का एक युग भी रहा है। दोनों युगों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाई है। थर्ड क्वेश्चन हमारा बिहारी के साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालना है और भूषण का परिचय देते हुए इनके कवियों का जो प्रतिपाद्य है उसको समझाना भी है। तो बिहारी और भूषण के साहित्यिक परिचय, काव्य जो प्रतिपाद्य उसके बारे में बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रीतिकाल है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान रखा हुआ था। इस काल के जो प्रमुख कवि उन्होंने बिहारी और भूषण का नाम विशेष रूप से
इसमें बताया गया है कि दोनों कवियों ने अपने काव्यों के माध्यम से हिंदी हिंदी काव्य की जो परंपराएं हैं उसको समृद्ध रूप से उसका समृद्ध के उसको बढ़ाया है, लेकिन जो उनकी शैली है, विषय वस्तु, उनके उद्देश्य एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो इस जो आंसर में हम तो कवियों के जो साहित्यिक परिचय है उसके साथ साथ उनके काव्य की जो सरल भाषा में समझने का हम प्रयास करेंगे। बिहारी का साहित्यिक परिचय। तो जो बिहारी है वो बिहारी लाल चौबे का जन्म 17वीं शताब्दी में ग्वालियर या उसके आसपास ही माना जाता है। ये वे ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, ब्रज भाषा के। और ये जयपुर नरेश राजा जयसिंह के आश्रित में रहे थे। बिहारी की सबसे जो प्रसिद्ध रचना है वो है सतसई अर्थात 700 दोहे। ये ग्रंथ उनकी एकमात्र प्रसिद्ध कृति है जिसमें लगभग 713 दोहे हैं। बिहारी का जो मुख्य जो काव्य है उनका वो श्रृंगार रस की उसमें प्रधानता मानी जाती है। इसमें न्यायिका भेद, प्रकृति चित्रण, प्रेम, वियोग, श्रृंगार आदि भाषाओं को अत्यंत सूक्ष्मता और कलात्मकता से इसके व्यक्त किया गया है। वे अलंकारों और शब्दों की सुंदरता को बखूबी से पहचानते हैं और उनको काव्य घनत्व और जो संक्षिप्त और जो भाव गंभीरता है उसको प्रस्तुत किया गया इसके अंदर। बिहारी काव्य की विशेषता जो सूक्ष्म जीवों की जो अभिव्यक्ति है, बहुत ही कम शब्दों में इनके जो भाव है उनको व्यक्त किया गया है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है इसमें, उपमा, रूपक, अनुप्रास, इन सभी अलंकारों का यूज हुआ है इसमें। श्रृंगार रस की प्रधानता तो विशेष रूप से संयोग और वियोग जो श्रृंगार है उसका प्रभावशाली चित्रण इसमें देखने को मिला है। न्यायिका भेद का जो सुंदर वर्ण है, विभिन्न प्रकार की जो नायिका है उनका मनोवैज्ञानिक चित्रण भी इसके अंदर हमें देखने को मिला है। भूषण का साहित्यिक परिचय एवं कविताओं का प्रतिपाद्य। तो भूषण का जन्म 17वीं शताब्दी के मध्यम से हुआ था। वे मूल्य कान्य कुबेर जो ब्राह्मण है उसमें थे। तो भूषण वीर रस के जो प्रतिपाष्ठे कवि माने जाते हैं, ये वीर रस के माने जाते हैं। इन्होंने वीरता, देशभक्ति और जो आत्म बलिदान है ना उसको अपने काव्यों के मुख्य विषय बनाया। तो उन्होंने इस चीज के ऊपर बात की है अपने काव्यों के अंदर। भूषण जैसे छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल बुंदेला, औरंगजेब जैसे तत्कालीन जो महापुरुष है उनके जीवन और कृति तत्व को अपनी कविताओं में बताया है। भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं शिवाभिषेक, शिवराज भूषण, भूषण विलास, चंद्रशेखर, आसफी विलास। तो ये सारी जो कवियत है, सेवाएं हैं, छपाएं, छंद, ये काव्य रचनाएं, तो इनकी रचनाओं में ये सब सम्मिलित है। भूषण काव्यों का विषय। तो जो वीर रस है उसकी प्रधानता रही है इसके अंदर। रणभूमि का चित्रण, शौर्य, पराक्रम का उत्सव, देशभक्ति। तो भारत माता की रक्षा के लिए किए गए वीरों के संघर्ष को उन्होंने महिमा मंडित दिखाया है इस पर। राजाओं का गुणगान। तो विशेष रूप से शिवाजी की जो वीरता है, उनकी नीतियां, उनकी प्रशंसा भी की उन्होंने अपने काव्यों के अंदर। मुगल अत्याचारों की आलोचना। तो औरंगजेब के अत्याचार की निंदा करते हुए उन्होंने हिंदू धर्म की सुरक्षा की पुकार भी की है। भूषण के काव्यों की विशेषताएं। तो तेजस्विता और ओजपूर्ण जो भाषा है उसमें शब्दों में आग और भावों में जोश, प्रभावशाली जो वर्ण शैली, उसमें पाठक और श्रोता दोनों की वीरता की जो भावना है उसको भर देने वाली शैली को प्रस्तुत किया है। सामाजिक और धार्मिक चेतना में मुगलों के अत्याचारों का विरोध हुआ है और हिंदू गौरव का चित्रण भी हुआ है। निष्कर्ष। बिहारी और भूषण दोनों अपने क्षेत्र के अप्रतिम कवि थे। बिहारी ने श्रृंगारिक काव्य है उसको गहराई और सौंदर्य प्रदान किया था, जबकि भूषण ने वीर रस के माध्यम से समाज में देशभक्ति, धर्म रक्षा और वीरता का जो भाव है उसको दिखाया था। बिहारी का काव्य कोमल और रमणीय था, मतलब यादनीय था। वहीं जो भूषण जी है उनका काव्य तेजस्वी और जोशीला माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इसमें अपनी देशभक्ति को दिखाया था, अपनी वीरता को दर्शाया था। इसमें वीर रस है। और जबकि बिहारी जी हैं उनके में श्रृंगारी में काव्य देखने मिलता है। तो दोनों ही कवियों ने अपना योगदान हिंदी साहित्य में विविध जो रंग है उससे भर दिया है। और एक और जहाँ बिहारी के सच्चे प्रेम के सूक्ष्म जीवों को उजागर किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो भूषण की काव्य श्रृंखला है राष्ट्रीय चेतना और आत्मगौरव को दिखाती है। और इन दोनों कवियों का जो साहित्य है वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना है। इसके समाज पर क्या प्रभाव पड़े इसके बारे में बताना है।
ऑप्शन में कि आदिकाल के नामकरण को समझाते हुए उसकी परिस्थितियों के बारे में बताना है। तो भक्ति आंदोलन और आदिकाल में उसके उद्भव के, इसके विकास और परिस्थितियों को और एंड इसके जो प्रभाव है उसके बारे में बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कब जो विभिन्न युग है उसमें विभाजित होता रहा है, आपको पता ही है। इसमें हम आदिकाल, भक्ति काल जैसे विशेष रूप पे ये महत्वपूर्ण है। इन दोनों युगों ने साहित्य के साथ साथ समाज और संस्कृति पर भी काफी गहरा प्रभाव डाला है। एक और आदिकाल में जो वीर गाथात्मक साहित्य है उसका विकास हुआ था। दूसरी ओर भक्ति आंदोलन ने सामाजिक धार्मिक चेतना की एक नई दिशा दी थी। तो इस आंसर में हम इसको ही पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन और आदिकाल के बारे में। भक्ति आंदोलन का विकास के बारे में बात करें तो भक्ति आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ था। भक्ति आंदोलन भारत में लगभग 8वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में चली थी, पर हिंदी क्षेत्र में इसका जो विशेष प्रभाव है 14वीं से 17वीं शताब्दी तक देखा गया था। इस आंदोलन का जो आरंभ है वो दक्षिण भारत से हुआ था, जहां अलवार न्याय संतों ने प्रेम और भक्ति पर आधारित जो भजन गाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया था और धीरे धीरे ये आंदोलन उत्तर भारत की ओर भी फैल गया था। प्रमुख कारण कहते हैं कि समाज में जो ब्राह्मणवाद है, जो जाति प्रथा की कठोरता है वो देखने को मिल रही थी। मूर्ति पूजा या हवन, जटिल जो कर्म कांड है उनसे जन जो सामान्य है उनकी दूरी हो रही थी। मुस्लिम जो आक्रमण के कारण जो धार्मिक संकट और असुरक्षा की भावना है ये भी उसका एक मेन कारण है। संतों का मानना था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल प्रेम, श्रद्धा और भक्ति ही पर्याप्त होनी चाहिए। प्रमुख संत और शाखाएं, तो जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसमें कबीर जी, रविदास जी, दादू, इन सभी ने निरंकार ईश्वर की भक्ति की और सामाजिक भेदभाव का विरोध भी किया है। सगुण जो भक्ति जो शाखा है इसमें तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा, रसखान जैसे इन्होंने राम और कृष्ण को साकार रूप से पूजा और प्रेम का मार्ग भी अपनाया है। भक्ति आंदोलन पर समाज का क्या प्रभाव है, तो सामाजिक समानता का साथ तो संतों ने जात पात, छुआछूत और ऊंच नीच की इन सभी भावनाओं का विरोध किया है। धर्म की जो सरल व्याख्या बताई है, ईश्वर प्राप्ति को कर्म कांड से हटाकर प्रेम और भक्ति की तरफ इन्होंने जोड़ के रखा है। तो इसमें जो संत है उन्होंने जन भाषा जैसे अवधी, ब्रज, खड़ी बोली इन सभी भाषाओं का विकास हुआ है। इसमें जो हिंदी का जो व्यापक प्रसार है वो इसी भाषा तो इस काल के अंदर ही हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी दिया है इन्होंने। तो कई संतों ने दोनों समुदायों के बीच भाईचारे का जो मार्ग है उसको प्रस्तुत किया है। और नारी सम्मान की बात है, जो संत रविदास है और मीरा जैसी विभूति है, इन्होंने नारी के स्वतंत्रता और भक्ति को भी महत्व दिया है। इसमें आदिकाल, तो नामकरण की परिस्थितियों के बारे में बात करें तो आदिकाल का जो नामकरण है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक के काल को आदिकाल ही कहा जाता है, जिसका मतलब है प्रारंभिक काल से। तो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक युग है उस युग में पहले इसको वीर गाथा काल कहा जाता था, क्योंकि इसके अंदर जो काव्य है वो वीरता, शौर्य और राजपूतों के युद्धों पर आधारित है। परंतु बाद में जब इससे काल के धार्मिक साहित्य जैसे सिद्ध और न्याय नाथ संप्रदाय की भी जो रचनाएं हुई उनको खोजा गया था, तब इसे आदिकाल कहा जाने लगा। आदिकाल की परिस्थितियां, तो जो राजनैतिक दृष्टि से भारत में मुस्लिम आक्रमण जो आरंभ हो चुके थे, राजपूत शासक अपने राज्य और संस्कृति की ओर रक्षा करने के लिए वो युद्ध कर रहे थे। सामाजिक दृष्टि से समाज, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के अनुसार ये सब चल रहा था। स्त्रियों की जो स्थिति है वो कमजोर हो रही थी। धार्मिक दृष्टि से ना जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, नाथ पंथ है और शैव जो संप्रदाय है उनका प्रभाव देखने को मिल रहा था। उस पर आडम्बर, तंत्र साधना और अंधविश्वास का इसमें प्रचलन रहा था इस टाइम में। साहित्यिक प्रवृत्तियां, तो वीर गाथा साहित्य में इसमें जो राजपूतों की जो भागीदारी है, उनके युद्ध, उनके आत्म बलिदान, उनकी देशभक्ति के बारे में बताया गया है। इसके रचनाकार है चंद्रबाई जिन्होंने पृथ्वी राजस्व के बारे में बताया है, और नरपति नला, जागनिक, विद्यापति। तो ये इनके प्रमुख रचनाकार है। इनकी भाषा शैली है कि अपभ्रंश, अभट्ट, देश जैसी भाषाएं हैं वो इनकी रचनाओं में शामिल है। भाषाएं प्राय कृत्रिम और कठिन भी थी इनकी भाषा। निष्कर्ष, तो आदिकाल और भक्तिकाल दोनों युग में हिंदी साहित्य और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदिकाल ने वीरता, आत्म बलिदान और गौरव गाथा उनके माध्यम से
राष्ट्रीय प्रेम और साहस को अभिव्यक्त किया, जबकि जो देशभक्ति है उन्होंने समाज को एक धार्मिक कट्टरता जातिवाद से मुक्त कराने का उन्होंने प्रयास किया है। भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव है वो व्यापक रूप से समाज चेतना का इसके अंदर विकास हुआ है और साहित्य में, लोक भाषा में हुआ है और लोग जो धार्मिक सहिष्णुता है ना उसकी भावना भी हमें देखने को मिली है कि किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देनी है। सभी जो सारे धर्म है सभी धर्मों के लिए सारे मतलब जो संवादना है, जो संवेदना है वो सबके लिए समान है। किसी भी एक धर्म के बारे में नहीं बताया गया स्पष्ट रूप से कि सारे धर्मों को एक समान समझा जाता है। तो वही जो आदिकाल है उसने हिंदी साहित्य में एक ऐतिहासिक वीरता और आधारपूर्ण जो आधार है उसको प्रधानता दी है। इन दोनों युगों का समन्वय हमेशा ये सिखाता है कि साहित्य न केवल सौंदर्य का बोध माना जाता है, बल्कि ये समाज को एक नई दिशा देने वाला एक दर्पण, एक आईने की तरह काम करता है। माना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी भाषा की विकास यात्रा के बारे में बताना है और हिंदी भाषा के उद्भव और उसके विकास के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी में बताना है हमें। तो दोनों ही क्वेश्चन में उसके विकास के बारे में पूछा है, तो दोनों सेम है। हो सकता है मोस्टली ये वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसके उद्भव के बारे में पूछ रहा है, विकास के बारे में भी, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। परिचय देखते हैं कि इसमें जो हिंदी भाषा है उसका उद्भव और विकास यात्रा में क्या है। तो जो हिंदी भाषा है भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है और जो ये केवल एक भाषा नहीं है बल्कि एक समृद्ध संस्कृति विरासत है। ये हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको दिखाती है, सामाजिक चेतना और जो राष्ट्रीय एकता की जो संवाहक भी ये हमारी हिंदी भाषा ही है। और हिंदी का जो इतिहास है ना वो बहुत प्राचीन समय से है और इसकी जो विकास यात्रा है ये कई चरणों से होकर गुजरी है हिंदी भाषा का, जो हम इस आंसर में पढ़ेंगे कि इसके उद्भव और विकास की क्या यात्रा है। तो उद्भव की बात कर लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आई कहाँ से है, तभी आप इसके विकास के बारे में बताओगे। तो इसका उद्भव, तो भाषा का जो उद्भव है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है। ये एक इंद्र यूरोपीय भाषा परिवार की एक सदस्य है जिसमें हिंदी के विकास का जो मार्ग है वो इस प्रकार से माना जाता है। जैसे संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाएं, अपभ्रंश, प्रारंभिक हिंदी, अबहट्ट, देशज रूप, आधुनिक हिंदी, तो इनके रूप से ही इसका विकास हुआ है। प्रमुख चरण क्या आते हैं? संस्कृत काल की अगर हम बात करें तो ये जो है ना हिंदी की इसको जननी माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से शुरू हुई थी, इसलिए इसको हिंदी की जननी माना जाता है संस्कृत को। वेद, पुराण और जो शास्त्र संस्कृत है वो इसमें लिखे गए हैं और ये भाषा कठिन थी और आम लोगों की बोली नहीं बन पाती थी, तो इसलिए इस टाइम से फिर हिंदी का स्टार्ट हुआ। संस्कृत काल की बात में 1500 ईस्वी से पूर्व की बात हो रही है। पाली और प्राकृत काल की बात करें तो जो पाली बौद्ध धर्म में जुड़ी थी ना, जबकि जो प्राकृत जैन और आम जनमानस की भाषा बनी हुई थी। इसमें सरलता थी, इसलिए लोग आसानी से इसको समझ लेते थे। अपभ्रंश काल की बात करें तो ये संस्कृत और प्राकृत से निकली भाषाओं का रूप थी एक, जिसमें कविता और धर्म से जुड़ी जो रचनाएं हैं वो लिखी गई थी। इस उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि सरहप्पा, सिद्धाचार्य, ये सारी रचनाएं हमें देखने को मिली थी इस टाइम में। अबहट्ट और देशज जो बोलियां, तो ये बोली आगे चलकर हिंदी की विभिन्न उपभाषा, ये उसकी उपभाषाओं में बदल दी गई थी। तो इसी दौर में जो राजस्थानी है, ब्रज है, अवधी है, मैथिली है, ये सारी जो बोलियां हैं इनका विकास हुआ था इसी टाइम में। हिंदी भाषा का विकास, तो हिंदी भाषा का जो विकास है वो मुख्य रूप से 4 युगों में इसको विभाजित किया गया है। आदिकाल की बात करें तो इस समय में जो हिंदी साहित्य का ये प्रारंभ हुआ था, वीर गाथाओं का इसमें बोलबाला था। भाषा अपभ्रंश और अवध से ही प्रभावित हुई थी इस टाइम में, आदिकाल के टाइम में। भक्ति काल में जो हिंदी आंदोलन है, उस भक्ति आंदोलन के कारण ही हिंदी भाषा को एक नया रूप मिल गया था। इसमें संत और जो भक्त कवि है उन्होंने हिंदी को आम लोगों की भाषा बनाया था। इसमें कबीर, तुलसी और सूरदास, मीरा जैसे कवियों ने जन भाषा में इसकी रचनाएं की ताकि लोगों की जो आम भाषा है उसमें ये जो काव्य लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, कोई भी कठिनाई शामिल ना हो उसमें। वही रीति काल की अगर बात करें तो ये जो काल है ये दरबारी भाषा का था। कवियों ने श्रृंगार रस, न्यायिका भेद और आदि विषयों पर रचनाएं की थी। भाषा में शुद्धता और अलंकारों की जो भरमार इसमें थी इसके अंदर।
मोस्टली आपको देखने को मिलेगा श्रृंगार रस इसके अंदर। आधुनिक काल, तो इस जो आधुनिक काल है, इस काल में हिंदी साहित्य और जो भाषा का जबरदस्त विकास हुआ है। भारत की आजादी के आंदोलन में हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित किया गया था। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, निराला, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन जैसे जो साहित्यकार हैं, इन्होंने हिंदी को लोगों की भाषा को बना, मतलब लोग की भाषा को बना, जन भाषा बना दिया इसको। तो हिंदी भाषा की जो विकास यात्रा है उसकी विशेषता है कि जो जन भाषा है, जो लोगों की भाषा है, उसे राष्ट्रीय भाषा तक कैसे लेकर आए। तो हिंदी जो है वो गांव की बोली से लेकर संसद की भाषाओं तक बन गई है। ये विविध बोलियों में क्या योगदान है, तो ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और ब्रज भोजपुरी, राजस्थानी, इन्होंने हिंदी को एक समृद्ध भाषा के रूप में स्थापित किया है। मीडिया और तकनीक का असर हुआ था इसमें। टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और फिल्मों ने हिंदी को विश्व स्तर तक फैला दिया था, मतलब आगे तक, मतलब विश्व में इसका स्थान दिलाया था हिंदी को। संविधान में क्या स्थान है, तो 1950 में जो हिंदी को भारत की जो राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था, उस संविधान में इसको भी स्थान दिया गया हिंदी को। निष्कर्ष ये निकला है कि हिंदी भाषा का जो उद्भव है, विकास है, वो एक लंबे सांस्कृतिक यात्रा है जिसमें संस्कृत की गूंज से शुरू होकर आज ये वैश्विक मंच तक पहुंच चुकी है। और ये भाषा न केवल साहित्य बल्कि समाज, शिक्षा, मीडिया और राजनीति में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आज हिंदी लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा है और इसका प्रचार और प्रसार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हिंदी की ये विकास यात्रा ये सिद्ध करती है कि ये भाषा जितनी प्राचीन है उतनी ही आधुनिक, लचीली और समावेशी भी है, इसलिए सबको इजीली समझ में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताइए और भक्ति काल की सामान्य जो प्रवृत्तियां हैं वो लिखिए। तो भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और भक्ति काल की समान विशेषताएं क्या है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल जो 1350 ईस्वी 1700 तक चला था, ये सबसे महत्वपूर्ण समृद्ध युग माना जाता है कि इस काल में भक्ति भावना से प्रेरणा मिलती है और अनेक जो महान कवि है उन्होंने साहित्यों की रचना की अपने काव्यों में, जो भक्ति भावना है उसको दिखाया भी है। तो इस युग की सबसे बड़ी जो विशेषता ये थी कि इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का जो भाव है ना, उसको केंद्रित किया गया है। भक्ति काव्यों की जो प्रवृत्तियां हैं वो इस युग की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो विशेषता है उसको भी दिखाती है। तो इस आंसर में भी यही देखेंगे कि भक्ति काव्य का परिचय देख लेते हैं। तो भक्ति काव्य वो काव्य है जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम को दिखाया है, समर्पण मतलब त्याग की भावना और आस्था के जो भाव है वो इसके अंदर होते हैं। तो ये काव्य निराकर, सकार, दो प्रकार की जो शक्ति जो शाखाएं हैं, भक्ति जो शाखाएं हैं उसको विभाजित करती है। वो कैसे कि निर्गुण जो भक्ति शाखा है ना, वो ईश्वर को निराकर, निर्विशेष माना गया है। इसमें से कबीर, रैदास, दादू, नानक ये सारे इसके अंदर शामिल है। सगुण में ईश्वर को साकार रूप से पूजा जाता है, विशेषकर जैसे राम और कृष्ण के रूप में। राम भक्ति शाखा, तो इसमें ये तुलसीदास ने इसके बारे में बताया। कृष्ण भक्ति शाखा को सूरदास, मीरा, रसकन, ये इन्होंने कृष्ण जी के बारे में अपने काव्यों के बारे में काव्यों के अंदर बताया कृष्ण भक्ति के बारे में, और तुलसीदास ने राम भक्ति में बताया। ठीक है, दोनों अलग अलग है, राम भक्ति शाखा अलग है, कृष्ण भक्ति शाखा अलग है। विशेषता क्या है कि जो इनकी जो भक्ति काव्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां और भक्ति काल की सामान्य विशेषता है। तो जो ईश्वर भक्ति की प्रधानता रही है, इसमें भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। तो कवियों ने इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मान लिया है और ये भक्ति प्रेम पर आधारित थी, जो इसमें कोई डर या लोभ नहीं था। समाज और सुधार का संदेश, तो जो कबीर, रैदास और आदि कवियों ने जात पात, ऊंच नीच एवं आडंबर, अंधविश्वास इन सभी का विरोध किया है। उन्होंने समाज में समानता और मानवता की बात भी कही है। भाषा और शैली में सरलता, तो भक्ति काल के कवियों ने लोक भाषा जैसे ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, इन सब में जो रचनाएं हैं उसकी उनकी जो कविताएं हैं वो आम जनता तक इसको पहुंचाया और उसको लोकप्रिय भी बनाया है। गुरु का महत्व, तो भक्ति का जो काव्य है उसमें गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इस गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद ये बताया। तो ये चीज कवि ने बताया कि जो ईश्वर के मतलब गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, हम किसके लागो पाए,
तो इस काव्य में बताए, तो इस काव्य में जो कबीर जी यही बताते हैं कि ये जो गुरु है वो ईश्वर के समान ही माना जाता है। वो आपको शिक्षित करते हैं, वो आपको शिक्षा देते हैं, आपके विकास के मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए शिक्षित वो आपको गुरु ही करते हैं। तो इनको ईश्वर के समान ही दर्जा दिया गया है। तो नारी के प्रति सम्मान, तो मीरा और जो रैदास है उनके संतों ने नारी में भक्ति की जो स्वतंत्रता है, उस भक्ति के मार्ग में इनको स्वतंत्रता दी है। मीरा स्वयं नारी होकर कृष्ण की उपासक बनी थी। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर इनकी भक्ति की थी। भक्त और भगवान का संबंध, तो जो भक्ति काव्य है उसमें भगवान को मित्र, प्रेमी, पति, पिता इसके रूप में देखा गया है। खासकर कृष्ण भक्ति शाखा में ये प्रेम संबंध बहुत सुंदर रूप से इसके अंदर चित्रित हुआ है। आत्मा और परमात्मा की एकता, तो कवियों ने आत्मा और परमात्मा की एकता पे जोर दिया है। वो मानते थे कि मनुष्य और ईश्वर दोनों ही अलग है, केवल अज्ञान के कारण ही अलग प्रतीत होते हैं। जिनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है उनको ही प्रतीत होता है ऐसा। भावनाओं की प्रधानता, तो भक्ति जो काव्य है उसमें काव्य जो भाव है उसकी गहराई देखी जाती है। इस काव्यों के अंदर जो हृदय को छीने हुए, तो मतलब इनके जो काव्य होते हैं इसमें इतना भाव होता है कि अगर आप इनके काव्य अगर पढ़ते हैं तो हृदय को छूने वाले इनके काव्य होते हैं। और कवियों ने अपने अनुभव को इसमें बताया है, अपनी आस्था, अपने प्रेम को भावपूर्ण तरीके से अपने काव्यों के अंदर ये चीज स्पष्ट की है। सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया है, तो जो कबीर है, रसखान, रहीम जैसे कवियों ने हिंदू मुस्लिम जो एकता की बात कही है, उन्होंने संकीर्णता से जो ऊपर उठकर जो मानवीय प्रेम है, जो भाईचारे की जो भावना है उसका भी प्रचार प्रसार किया है उन्होंने अपने काव्यों के अंदर। संगीत और कीर्तन का प्रयोग, तो भक्ति काव्यों में कीर्तन, भजन, पदों इन सब का प्रमुख स्थान रहा है। सूरदास, मीरा, नानक जैसे इन कवियों ने अपने पदों को गाकर प्रस्तुत भी किया है, जिससे उनकी जो रचनाएं है ना वो लोगों तक पहुंची और उनके जो हृदय तक छू गई है, मतलब उनकी गहराई, बड़ी गहराई तक वो लोगों के अंदर समा गई है। निष्कर्ष देखते हैं कि भक्ति काल और भक्ति काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो हमें ये दिखाती हैं कि केवल साहित्यिक आंदोलन नहीं था इनके अंदर, बल्कि इसमें एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो आंदोलन भी इसके अंदर शामिल थे। और इस युग के कवियों ने ईश्वर भक्ति के माध्यम से समाज को सत्य, प्रेम, करुणा और समानता का संदेश भी दिया है। भक्ति काव्य आज भी उतना ही प्रभावशाली है क्योंकि इसमें मानवीय मूल्य, अभिव्यक्ति, सरल भाषा, हृदय स्पर्शी भावनाएं और ये काव्य लोगों की आंतरिक शांति, प्रेम, धर्म के सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। और इसी प्रकार भक्ति काव्य हिंदी साहित्य का एक अमूल्य रत्न है जो आज भी लोगों के हृदय में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है कि संत रैदास के पदों के बारे में बताइए और संत रैदास का परिचय भी देना है और उनके भक्ति के स्वरूप को भी बताना है। तो संत रैदास के जीवन, भक्ति के स्वरूप और उनके पदों के बारे में बात करते हैं। तो संत परंपरा में ये एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी थी। इन्होंने संत रैदास जी जो एक ऐसे महान संत और समाज सुधारक थे जिनकी वाणी में ही भक्ति, समर्पण और मानवता की जो है झलक हमें देखने को मिलती है। उनके पदों में गहरी आध्यात्मिक अनुभूति के साथ साथ सामाजिक समानता और जातिहीन जो समाज की कल्पना है वो इसके अंदर हमें दिखाई देती है। तो इस आंसर में हम पढ़ेंगे कि संत रैदास जी का परिचय क्या है, उनके भक्ति के स्वरूप क्या है और उनके पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो रैदास जी का परिचय देख लेते हैं पहले। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 15वीं शताब्दी के आरंभ में वाराणसी के निकट जो शीर गोवर्धनपुर नामक गांव है वहां पर हुआ था। जाति ये चमत्कार मतलब जूता बनाने वाले समाज से थे जो उस समय निम्न मानी, तो उस समय जो नीच जाति है ना उसको माना जाता था उस टाइम में। कबीर उस टाइम तो समय बताना है, कबीर के समकालीन थे ये। उनके विचार से प्रभावित होकर ये संत रैदास जी कबीर मतलब ये संत बने थे इनके विचारकों से प्रभावित होकर। तो भक्ति परंपरा कहते हैं ये वे निर्गुण भक्ति का जो निर्गुण भक्ति परंपरा है उसके संत थे जहाँ ईश्वर को निराकर, सर्वव्यापक और प्रेममय से माना जाता है। और इनके अन्य नाम क्या है? उन्होंने रैदास, रविदास या रैदासी के नाम से भी इनको जाना जाता है। संत रैदास का व्यक्तित्व तो एक कर्मयोगी संत और समाज सुधारक है। जीवन भर इन्होंने जातिवाद, ऊंच नीच और छुआछूत का विरोध किया था। उन्होंने अपनी साधना से यह सिद्ध किया था
कि भक्ति और आत्मज्ञान जाति जब जाति के नाम पे जो मतभेद चल रहे थे उसके बारे में बताया है, और मानव की शुद्धता और प्रेम से जो प्राप्ति होती है इस चीज को दिखाया था। संत रैदास के भक्ति के स्वरूप की विशेषता, तो निर्गुण भक्ति की बात करते हैं। ईश्वर को बिना रूप गुण और आकार के माने उन्हें ईश्वर को अंतर आत्मा से वास करने वाले को बताया है निर्गुण भक्ति कवि में। प्रेम और समर्पण की भक्ति में उन्होंने बताया है कि केवल ज्ञान योग या कर्म कांड से ही नहीं बल्कि प्रेम और पूर्ण समर्पण से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। सहज और सरलता, तो उनके भक्ति मार्ग में किसी जटिल नियम या विधि की जो आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब कि यदि मन शुद्ध होगा तभी तो साधना कहीं भी की जा सकती है। मतलब आपका मन शुद्ध नहीं है, आप मन में तो कुछ भी सोच रहे हो और आप पूजा कोई भी साधना या पूजा वगैरह करते हो तो वो कैसे सोच सकते हैं। जब तक आपका मन ही शांत नहीं होगा, आपका मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक कोई भी साधना कर लो सब आपके लिए व्यर्थ है। समाज में समानता, तो उन्होंने समाज में फैली जो जाति व्यवस्था है ब्राह्मणवाद का इन्होंने सब विरोध किया था। उनके अनुसार जो रैदास जन्म कराने हेतु न कोई नीच और नर को नीच को डारी तो ओछे कर भी खींच। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि रैदास जी के जो जन्म के समय भी जातिवाद की भूमिका देखने को मिली थी, तो काफी समय तक ये चला था। इन्होंने इनका मेन मकसद जो उद्देश्य था वो यही था कि समाज में जो फैली जो जाति व्यवस्था है, जो मतलब समाज की जो प्रवृत्तियां है, जो समाज वो उसको मिटाया जा सके, जाति के नाम पे जो भेदभाव चल रहे थे उस चीज को खत्म किया जा सके। तो संत की जो पहचान है, तो उनके अनुसार सच्चा संत वही है जो ईश्वर के प्रेम में रमा हो, मतलब ईश्वर के प्रेम में बिल्कुल मिल गया हो और समाज के सत्य मार्ग पर चलने वालों के लिए प्रेरणा दे रहा हो। तो संत रैदास जी के पदों के में इसमें लिखा हुआ है, संत रैदास के पद सरल भावपूर्ण और जीवन दर्शन से भरे होते हैं। इसमें भक्ति समाज सुधार और आत्मज्ञान के जो भाव है वो देखने को मिलते हैं। इनके प्रमुख विचार कौन है, तो ईश्वर सर्वत्र है, तो कहीं लुकुटिया राम कहलाए तो कहीं गोकुल के गोपाल। तो ईश्वर हर रूप में विद्वान है, कहीं अनुभूति हर जगह की जा सकती है। कहीं आप राम जी की बात कर रहे हो, कहीं आप कृष्ण जी की बात कर रहे हो, तो दोनों जो ईश्वर है वो दोनों एक ही है। ईश्वर एक ही है, हम लोग उनको नाम अलग अलग दे देते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं, लेकिन ये ईश्वर तो हमारे एक ही है। जातिवाद का विरोध, जातिवाद के विरोध में तो रैदास जी कहते हैं कि रैदास कहे सुने संतो राम बिना और ना कोई, जाति पाति ना पूछो कोई, हरि का वजह सो हरि का होई। तो ईश्वर को पाने के लिए वो जाति पाति नहीं देखते हैं, केवल भक्ति चाहिए। अगर आपको अपने ईश्वर की भक्ति करनी है तो आपके ईश्वर आपकी भक्ति नहीं देखते, आपकी जाति नहीं देखते, आपका धर्म नहीं देखते हैं, वो सिर्फ आपकी भक्ति देखते हैं। इसी चीज को उन्होंने अपने काव्य के अंदर बताया है। मन की शुद्धता, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मैंने भी बताया था कि अगर आपका मन तीर्थ है, मतलब आपका मन शांत होगा ना, तो जो आपकी बाहरी पूजा है वो अपने आप आपको अपना बाहरी मतलब दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका मन शांत होगा, आपकी फिर पूजा अपनी व्यर्थ है, आपकी साधना, अगर आपका मन शांति नहीं होगा तो आप कितनी भी साधना कितनी भी पूजा कर लो, ये सब आपके लिए व्यर्थ मानी जाती है। लेकिन अगर आपका मन शुद्ध होगा, आपका मन शांत होगा, तो आपकी सारी जो पूजा है आपके मन को शुद्ध करती है, आपकी जो साधना है उसको सफल बनाती है। संतों की महिमा, तो ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोटा बड़ो सब समान बसे। तो रैदास जी बोलते हैं कि ऐसी जगह मैं रहना चाहता हूँ जहां पर सबको एक समान समझा जा सके, छोटे बड़े सब एक साथ रह सके, सबको एक समान दृष्टि से देखा जा सके, सब प्रसन्नता पूर्वक रह सके। तो उनके आदर्श समाज की कल्पना करते हैं कि जहाँ कोई भूखा ना हो, सब एक समान रहे। सच्चा भक्ति का मार्ग, तो प्रेम जो भक्ति जे नाही तिनाही जिन्हें प्रभु आप, निज प्रभु के संग राम कही रैदास जस प्रताप। तो सच्चे प्रेम और भक्ति से ही ईश्वर की जो साक्षरता है वो संभव हो सकती है। निष्कर्ष, तो संत रैदास एक ऐसे महान संत है जिन्होंने भक्ति की जो जीवन जीने का माध्यम है उसको बताया। उन्होंने समाज में ये दिखाया कि ईश्वर सब में समान रूप से है और भक्ति का जो मार्ग है वो सबसे सरल, सच्चा, प्रभावशाली भी है। उनके पद आज भी उतने प्रासंगिक है, मतलब उतने मौजूद है
क्योंकि वो न केवल ईश्वर से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं बल्कि मानवता, समानता और सच्चाई का संदेश भी देते हैं। उनकी जो वाणी है उसमें जन जन की भाषा में कोई दिखावा नहीं था, बल्कि और ना ही किसी आडंबरों में। उनके जो लोकगीत है ना उसके रूप में पूजा जाते हैं। उनके पद आज भी गुरु ग्रंथ साहिब सहित कई धार्मिक ग्रंथों में इसके अंदर शामिल है। और संत रैदास जी की जो भक्ति पद है, विचार है, वो आज भी समाज को प्रेम, समानता और आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए उनको प्रेरणा देते हैं, उनको शक्ति रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को बताइए और बेटी की विदाई अथवा हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता की जो मूल संवेदना है उस पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी नाटक के उद्भव विकास के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक और इसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सभी जो विधाएं हैं इसमें एक साथ समृद्ध होती है, तो इनका विकास हो रहा है। हिंदी नाटक जहां पर एक और भारत के रंगमंच परंपराएं वो आगे बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ जो आधुनिक यथार्थवाद है उसको भी उजागर करती है। दूसरी ओर हिंदी कविता भी एक ऐसी रचनाएं हैं जो मानवीय भावनाओं को अत्यंत मार्मिकता अत्यंत जो प्रेम के साथ इसको प्रस्तुत करती है, जैसे बेटी की विदाई और हिमाद्री तुंग श्रृंग। इसको तो इस आंसर में हम यही पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक काल से इसके विकास के बारे में, प्रारंभिक काल से क्या है, तो हिंदी नाटक की जो शुरुआत है ना वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के टाइम से मानी जाती है, जिन्होंने हिंदी नाटक, और इनको हिंदी नाटक का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने समाज सुधार में इसको एक केंद्र बनाकर नाटक लिखे, जैसे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो इस नाटक में हास्य, व्यंग और समाज में व्यापक जो कुरीतियां हैं उसके ऊपर एक तीखा प्रहार किया है। तो वैदिक युग की बात करें तो इस काल में जो नाटक है वो शिक्षा, नैतिकता के प्रचार का साधन बन गई थी, और भाषा ये संस्कृत में ही थी। इसकी शैली स्पष्ट नहीं थी। उनके प्रमुख जो वो साहित्यकार है, मतलब लेखक है, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। जयशंकर प्रसाद जी है, इनका ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि ये सारे इनके प्रसिद्ध है। छायावादी युग में, तो छायावादी युग, इस युग में जो नाटक है उसमें काव्यात्मकता होती है, भावनात्मकता की गहराई दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु ने हिंदी नाटक को गंभीर साहित्यिक ऊंचाई दी है। प्रगतिशील युग में, तो इस काल में जो नाटक है वो सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित है। वर्ग भेद, शोषण, मजदूर जीवन जैसे विषयों पर इन्होंने रचनाएं की हैं। इनके प्रमुख नाट्यकार है मोहन राकेश, धर्मवार वीरती, उदय शंकर भट्ट। तो मोहन राकेश का जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, हिंदी नाट्य काव्य साहित्य का एक मील का पत्थर है। आधुनिक युग में अब नाटक रंगमंच, टीवी, सिनेमा और आकाशवाणी के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनता जा रहा है। प्रयोगधर्मी नाटक है, एकांकी, सामाजिक मनोविज्ञान, स्त्री विषयों पर नाटकों की जो बाढ़ आई है। उनके नाट्यकार है मोहन राकेश, बादल सरकार, गिरीश कर्नाड, शरद जोशी, ये सारे इनके नाट्यकार हैं। बेटी की विदाई और हिमाद्री तुंग की मूल संवेदना, तो ये कविता है, ये कुमार विश्वास द्वारा लिखित है। बेटी की शादी के बाद होने वाली जो विदाई है उसको केंद्र में इसको रखा गया है। इसमें एक पिता के अंतर्मन की जो पीड़ा है, प्रेम है, उसकी ममता को उसमें दिखाया गया है कि जो पिता की जो ममता है और जो दुख है वो विदाई के समय बेटी को देखकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दे पाते हैं। बेटी के बचपन की जो स्मृति है, तो कविता में बेटी के जो बचपन में उसके सबसे पहले कदम, उसकी मुस्कान, उसके साथ बिताए हर पल को याद करके वो इसमें दिखाते हैं। तो उसकी विरह की पीड़ा, तो विदाई न केवल एक सामाजिक रीत है बल्कि आत्मा को छू लेने वाला एक अनुभव है। संवेदना भावात्मक, तो जो पाठक है वो कविता में पढ़ते समय उसी भावना से जुड़ जाते हैं, और जैसे वे स्वयं ही पिता हो। तो कोई भी अगर पढ़ेगा इस चीज को, इस टॉपिक को, तो वो भी ऐसे मतलब बिहेव करने लगते हैं कि वो स्वयं ही इसके मतलब उसके पिता है उस बेटी के। तो ये जो कवि है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, इसमें जो कवि है उन्होंने हिमालय के विशाल और गौरवशाली रूप को उसमें बताया है। इसमें राष्ट्र की जो आत्मा है उसको देखा गया है। मुख्य संवेदना, हिमालय के जो प्रतीक उसके रूप में
भारत में जो हिमालय है उसमें कवि ने भारत की आत्मा को बताया है अडिग, शक्तिशाली और शांत। युवा चेतना प्रेरणा, तो जो कवि है वो युवा पीढ़ी से आह्वान करते हुए कि हिमालय की तरह ही अडिग बने रहें और देश के लिए कार्य करते रहें, मजबूती से खड़े रहें और देश के लिए हम हमेशा तैयार खड़े रहें। तो राष्ट्रीय भक्ति और संकल्प, तो ये कविता देश प्रेम, आत्मबल और मानसिक जो दृढ़ता है उसको जागरूक करती है। काव्य में जो नाटकीय भाषा है और जो पूर्ण जो भावना है, पाठकों में जोश है, वो इसको भर देती है। निष्कर्ष, तो हिंदी जो नाटक है उसमें कविता दोनों ही विद्यमान भारतीय साहित्य में गहरी भूमिका निभाती है। हिंदी नाटक का विकास समाज सुधार, इतिहास, राष्ट्रभक्ति से लेकर आधुनिक यथार्थ तक पहुंच गया है और आज जो रंगमंच है वो एक मीडियम है, इसका एक व्यापक जो रूप है वो दिखाई दे रहा है। वहीं बेटी की विदाई जैसे कविता व पारिवारिक भावनाएं इसकी गहराई को दिखाती है, जबकि हिमाद्री तूके वहां राष्ट्रीय भक्ति और आत्मबल के आह्वान को दिखाती है। तो दोनों ही रचनाएं अपने जो संदर्भ है उसमें मानवीय जीवन की गहराइयों को छूती हैं, एक भावुक कर देती है तो दूसरी प्रेरित करती है। यही हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है, यह हृदय को छूता भी है और चेतना को जागरूक भी करता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यह है कि अमल थलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे मोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, तो बादल को घिरते देखा है, तो इसको बताना है। और हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध और शुद्ध जो भारती स्वयं प्रभा समूच वाला स्वतंत्रता पुकारती है, आश्चर्य वीर पुत्र हो ग्रीट प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशांत पुंज बड़े बड़े चले, तो इसके बारे में बताना है। पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या, तो पहले वाले देख लेते हैं। हिंदी कविता में जो प्रकृति, देश प्रेम जैसे भाव है इनका एक गहरा स्थान है। कवियों ने अपने जो काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय संवेदना और राष्ट्रीय भक्ति को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया है। तो प्रस्तुत दोनों ही पद्यांश ऐसे ही श्रेष्ठ कविताओं के लिए लाए गए हैं। तो पहला पद्यांश है कि कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता बादल राग से लिया गया है, जो प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और जीवन की जो अनुभूति है उसका गान करते हैं इसमें। दूसरा पद्यांश है कि जो जयशंकर प्रसाद जी है ना, उनकी दूसरी कविता है हिमाद्री तुंग श्रृंग से, इससे लिया गया जिसमें देश की स्वतंत्रता, युवाओं को जो कर्तव्य है उसका आह्वान किया गया है। पद्यांश मतलब अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। तो इसके अंदर बताए गए ये पंक्ति ना हरिवंश राय की प्रकृति चित्रण प्रावधान मतलब कविता जो बादल राग इससे ली गई है। आप सप्रसंग लिखते हो तो सप्रसंग में आपको कवि का नाम बताना है, किस कविता से ये जो लाइन है वो ली गई है वो बताने हैं, और उसकी थोड़ी 2-3 लाइन इसकी विशेषताओं के बारे में भी बता देना। जैसे कवि ने हिमालय के सौंदर्य दृश्य को, मानसरोवर के जो कमल है उसमें आंसुओं की बूंद के गिरने के अत्यंत जो कोमल है सजीव चित्रण के बारे में बताया है, जैसे इसमें बताया गया ना। ऐसे ही आपको सप्रसंग कोई भी ऐसी व्याख्या आती करने के लिए सप्रसंग में आपको ऐसे ही लिखना है। व्याख्या देखते हैं। कवि बताते हैं कि उन्होंने जो कुछ स्वच्छ, उज्जवल और जो हिमाची जो पर्वत है उस शिखरों पर बादलों को मंडराते हुए देखा है। वो बादल ऐसे श्वेत और शांत पर्वत उनको छूते हुए प्रतीत होते हैं। से उन बादलों से टपकते हुए ओस के कण कण से छोटे छोटे मोती जैसे प्रतीत होते हैं। तो जो मानसरोवर है उसके सोने जैसे कमलों पर ये गिरते हैं और ये दृश्य अत्यंत मनमोहर, दिव्य और आध्यात्मिक अनुभूति को भी दिखाता है। विशेषता है कि हिमालय और मानसरोवर का जो संवेदनात्मक जो सौंदर्य वो चित्रण है बादलों और तुहिन कणों के माध्यम से प्राकृतिक जीवन है उसके उत्सव को दिखाता है। ये कविता प्रकृति के सौंदर्य से एकाकार होने की अनुभूति को भी दिखाती है। हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती के बारे में इसकी व्याख्या है कि ये कवि जयशंकर प्रसाद की कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग इससे लिया गया है। ये कविता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में लिखी गई है। इसमें कवि युवाओं के देश सेवा के लिए इसकी ओर प्रेरित करते हैं। इसमें कवि बताते हैं कि हिमालय की जो ऊंचाई से ज्ञानमयी और पवित्र जो भारत माता है वो स्वर्ण प्रभा के साथ स्वतंत्रता की पुकार कर रही है। ये पुकार केवल आवाज नहीं है बल्कि एक दिव्य आह्वान है जो वो अपने वीर पुत्रों से कहती है कि हमें दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि धर्म, सत्य और कर्तव्यों के जो पुण्य पथ पर हमें अग्रसर रहेंगे, उस पर चलते रहेंगे।
बड़े चलो ये पंक्ति कर्मशीलता, आशा और निरंतरता का एक प्रतीक भी बन जाती है। विशेषताएं, तो जो राष्ट्रीय भक्ति है, युवाओं का जागरूक करने वाले ओजस्वी स्वर में इसको बताया गया है। हिमालय को राष्ट्र की आत्मा और प्रेरणा का केंद्र बनाया गया है। कविता में देश सेवा, संघर्ष और आत्मगौरव की जो भावना है उसको उजागर किया गया है। इसका निष्कर्ष देखते हैं। दोनों पद्यांश अपने संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाते हैं। हरिवंश राय बच्चन की कविता में प्रकृति के सौंदर्य और शांति का अनुभव होता है, जो आत्मा की शुद्धता को शांत करता है। वहीं जयशंकर प्रसाद की कविता में राष्ट्रीय भक्ति, प्रेरणा, कर्तव्य बोध की जो भावना है वो दिखाई देती है और व्यक्ति को एक कर्मशील और जागरूक रूप नागरिक बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों जो कविताएं हैं वो हमें, और इसमें ये बताया गया, दोनों जो कविताएं हैं वो हमें यही बताती है कि चाहे प्रकृति के सौंदर्य से जुड़कर जीवन को समझाना हो या राष्ट्र के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना हो, हिंदी कविता दोनों ही भावों को सजीव, प्रभावशाली और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत करती है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें राष्ट्रीय भाषा राजभाषा में अंतर बताना है, सूफी काव्य की प्रवृत्तियां बतानी है, राष्ट्रीय भाषा बतानी है, छायावादी काव्य धारा देती है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको सारे नहीं करने होते, आपसे बोलेंगे या कोई 2 करो, कोई 2 या कोई 3, ऐसे बोलेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में। तो भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है। संविधान में ये भाषा संबंधित विभिन्न जो प्रावधान है उनसे लिए गए हैं। इसमें 2 शब्द प्रमुखता इसके सामने आते हैं, राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा। दोनों ही शब्द समान प्रतीत होते हैं, परंतु इसके जो अर्थ है उसके उपयोग में अपनी महत्वपूर्ण एक अंतर बताते हैं। राष्ट्रीय भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान, भावनात्मक एकता और प्रारंभिक जो विरासत है उसको दिखाती है, और ये आम जनता के दिलों से भी जुड़ी होती है। भारत में जो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का दर्जा मिला है, हालांकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये जन भाषा के रूप में भी उभरी थी। राष्ट्रीय भाषा होने का अर्थ ये है कि वो भाषा देशवासियों की भावना है और उसकी पहचान को प्रतिनिधित्व भी करती है। राजभाषा, तो राजभाषा वो भाषा होती है जिसे सरकार अपने प्रशासनिक कार्य, दस्तावेज, संचार के लिए आधिकारिक रूप से यूज करता है। जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को देवनागरी लिपि के भारत में एक राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया था। साथ में अंग्रेजी भी एक सहभाषा राजभाषा के रूप में इसको स्वीकृति मिली है अनुच्छेद 343 के तहत। मुख्य अंतर, तो जो राष्ट्रीय भाषा है वो राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक जो एकता है उसको दिखाती है। वहीं अगर राज्य भाषा की बात करो तो ये प्रशासनिक सरकारी कार्यों की भाषा है। स्थिति है कि भारत में हिंदी की संवैधानिक रूप है वो नहीं मिली थी। हिंदी में देवनागरी लिपि को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। राजभाषा में जन सामान्य की बोलचाल, साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करती थी और ये सरकारी कामकाज, दस्तावेज और कार्यकालीन उपयोग में इसका यूज होता था। राजभाषा का संवैधानिक मान्यता कोई नहीं थी और इसमें अनुच्छेद 343 के तहत इसको संवैधानिक मान्यता थी। निष्कर्ष, तो जो राष्ट्रीय भाषा है और राज्य भाषा है दोनों को ही अपनी विशेष जो भूमिका वो दिखाई गई है। राष्ट्रीय भाषा जनता की आत्मा, पहचान को प्रकट करती है, जबकि जो राजभाषा है वो शासन, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के एक माध्यम बनती है। भारत में हिंदी की राज्य भाषा को एक दर्जा मिला है, परंतु ये देश की संवैधानिक मतलब एक सार्वधिक जो बोली सबसे ज्यादा बोलने वाली जो भाषा है वो इसके राज्य भाषा के रूप में इसको माना गया है। और ये संवैधानिक रूप से ये संवैधानिक रूप से नहीं है, बल्कि जो राष्ट्रीय भाषा है और राज्य भाषा है दोनों मिलकर भारत की भाषिक जो विविधता है उसकी एकता को भी दिखाते हैं। सेकेंड है सूफी काव्य की प्रवृत्ति। तो जो सूफी काव्य है वो भारत की मध्यकालीन जो साहित्य है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उद्भव इस्लामी सूफी मत इस सबसे हुआ है। सूफी काव्य ने ईश्वर प्रेम, मानवता और जो आत्मा की शुद्धि है उसके काव्यों के ऊपर एक विशेष जो अपने काव्य में इसको विशेषता बताया। तो इन्होंने साहित्य को धार्मिक उद्देश्य की जगह
आध्यात्मिक मतलब आत्मिक जो प्रेम है और सामाजिक समरसता है, इसके माध्यम से इसको बताया है। सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, तो ईश्वर के प्रति जो आध्यात्मिक प्रेम है उसको दिखाया गया है। जो सूफी काव्य के अंदर ईश्वर के प्रेम से मतलब ईश्वर को प्रेम ईश्वर का जो ईश्वर से प्रेम है और जो स्वयं को प्रेमिका के रूप में इसको दिखाया गया है। जैसे जो मानव प्रेम, देव संबंध की आत्मिकता को भी दिखाया है। तो उदाहरण में अगर मैं तो तुझसे प्रेम करूं, इसमें बताया कि मैं तो तुझसे प्रेम करता हूँ किंतु तू मेरे मन की मीत। तो उदाहरण के रूप में आप ये लाइन स्पष्ट कर सकते हो कि उन्होंने अपनी जो ईश्वर के प्रति जो प्रेम की भावना है और जो प्रेमिका का ईश्वर के प्रति जो सम्मान, प्रेम है, जो सम्मान है, उस चीज को इसमें बताया गया। तो गुरु या पीर का महत्व, तो सूफी काव्य के अंदर पीर मतलब गुरु को ही बोलते हैं। तो इसमें जो ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्गदर्शक है उन्होंने गुरु को ही बताया है। तो गुरु के बिना आत्मा की जो मुक्ति है वो संभव नहीं मानी जाती है। जैसे गुरु बिन ज्ञान नहीं मिल सकता है, वैसे ही गुरु बिन मिटे मोह भी नहीं मिट सकता। तो यहाँ तक ईश्वर की भक्ति तक पहुंचाने के लिए हमें गुरु ही हमारी मार्गदर्शन करते हैं, वही हमें रास्ता दिखाते हैं। प्रेम मार्ग की बात करें तो सूफी काव्य ने भक्ति की भांति प्रेम को ईश्वर तक पहुंचाने का सर्वोत्तम मार्ग दिखाया है। इसे इश्क हकीकी भी कहा जाता है, यानी सच्चा प्रेम। समाज में समानता और भाईचारा, तो सूफी काव्य ने जात पात, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव इसका विरोध किया था। सभी को एक ही ईश्वर की संतान भी बताया था। जैसे सब में रब बस रहा है, काहे को तू भेद कर, मतलब ये बोलता है कि ईश्वर एक ही है, सब भगवान सबके लिए सेम ही है, फिर तुम लोग मतलब हम लोग क्यों भेद करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सबके एक ही है, भगवान सबके एक ही है। बल्कि यहाँ पर हम लोग आके इनको कि हाँ ये हिंदू धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का है, ईसाई धर्म का है, इसकी जाति अलग है। तो इस चीज का भेदभाव ये हमारे समाज में हो रहा है, नहीं तो ईश्वर है वो हमारे एक ही है। रूपक शैली और प्रतीकों का प्रयोग, तो सूफी जो काव्य है इसमें नायक जो नायिका है, प्रेमी प्रेमिका है, मधुमस्त जो पीने वाला साकी है, शराब इश्क है, इसमें आदि प्रतीकों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी इसके अंदर बताया गया है। साधना और आत्मिकता की यात्रा, तो सूफी काव्य में आत्मिकता की जो यात्रा है उसके बारे में बताया गया। इसमें आत्मा और संसारिक जो मोह है उससे ऊपर उठकर ईश्वर में लीन हो जानी है। तो इसमें साधना की जो आत्मा है उसकी यात्रा के बारे में स्पष्ट रूप से चित्रण किया है। लोक भाषा का प्रयोग सूफी संतों ने अवधी, ब्रज, पंजाबी, उर्दू जैसी जिन भाषाओं में रचनाएं की हैं ताकि जो उनका संदेश है वो आम जनता तक आराम से पहुंच सके, आम जनता को ये चीजें भी समझ में आ सके। प्रमुख सूफी कवि, तो जो मालिक मोहम्मद जायसी है, पद्मावत लिखी है उन्होंने, कुतुम्बन, मानजस, उस्मान, पे मुख्यान के काव्यों के अन्य सूफी काव्यों के बारे में बात की है उन्होंने। बाबा बुल्ले शाह और शाह लतीफ और अमीर खुसरो ने पंजाबी उर्दू में भी सूफी काव्यों में एक समृद्ध परंपरा भी निभाई है। सूफी काव्य एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन था जिसने धार्मिक संकीर्णता के विरुद्ध विद्रोह, प्रेम, करुणा, मानवता का जो मार्ग है उसको दिखाया था। इसमें भारतीय समाज में धार्मिक समरसता के हृदय की जो पवित्रता है, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव है, इसको स्थापित किया था। सूफी काव्य आज भी अपनी सरल भाषा, गहरी आध्यात्मिकता, मानवीय दृष्टिकोण के कारण जन लोगों तक प्रभावित करता है। ये काव्य धारा यही बताती है कि ईश्वर तक पहुंचने के जो मार्गदर्शन है वो प्रेम, विनम्रता और सेवा से है, ना कि पंथ और कर्म कांड से होगा। राष्ट्रीय भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा जैसे भाषा किसी भी देश की एक आत्मा होती है, वो न केवल विचारों को व्यक्त करती है, व्यक्त करने का एक माध्यम होती है, बल्कि एक राष्ट्र की जो संस्कृति है, उसकी परंपरा है, उसकी पहचान की जो हकीकत है वो उसको चलाने का एक वाहक भी होती है। तो जब कोई भी भाषा पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करती है उसे ही हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा का अर्थ, तो जो राष्ट्रीय भाषा है वो भाषा होती है जैसे देश की सांस्कृतिक चेतना, जन भावना और राष्ट्रीय अस्मिता का जो प्रतीक माना जाता है। ये भाषा देशवासियों के बीच में भावनात्मक एकता है उसको मजबूत बनाती है। और भारत के संदर्भ में हिंदी को आमतौर पर राष्ट्रभाषा के रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि सभी लोगों की समान है, मतलब एक भाषा होती है जो हमें उसके अंदर राष्ट्रीय प्रेम और इस हिंदी भी सभी लोगों को इजीली समझ आती है। काव्यों के अंदर जो कवि अपने वो हिंदी भाषा को यूज करते ताकि जो हमें लोगों तक जो बातें पहुंचानी है, लोगों को जो सरलता पूर्वक जो हमारी बातें हैं वो उनको समझ में आ जाए।
तो हमारे संविधान में से औपचारिक रूप से केवल राजभाषा का ही दर्जा प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय भाषा के महत्व और राष्ट्रीय जो एकता है उसका प्रतीक। तो राष्ट्रीय भाषा पूरे देश में एक सूत्र बांधती है और अलग अलग भाषाएं समुदायों के बीच सांस्कृतिक सेतु इसका काम करती है। संचार का सामान्य माध्यम, तो ये देश के नागरिक को भी एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम बनाती है। शिक्षा प्रशासन में भी तो राष्ट्रीय भाषा को यदि शिक्षा और सरकारी तंत्र में प्रयोग किया जाए तो वे आम जनता को सत्ता से जोड़ने का भी काम करती है। सांस्कृतिक संरक्षण, तो ये भाषा देश की परंपराएं, साहित्य, जो इतिहास और मूल्य है उसको आरक्षित कर उसका प्रचार भी करती है। तो भारत में राष्ट्रीय भाषा का क्या स्थान है? तो भारत एक बहुभाषी देश है। इसमें यहाँ पे अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी देवनागरी लिपि में भारत को एक राजभाषा घोषित किया गया था। यद्यपि हिंदी का संवैधानिक रूप राजभाषा को ही दर्जा दिया गया था, फिर भी ये देश के बड़े हिस्सों में बोली जाती है और समझी जाती है, इसलिए इसे प्रायोगिक रूप से राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। निष्कर्ष है कि राष्ट्रीय भाषा केवल एक संचार माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र की जो आत्मा है, पहचान है, उसको दिखाती है। देशवासियों की जो भावनात्मक रूप से इसको जोड़ती है और देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक समरसता है उसको मजबूती भी देती है। भारत जैसे विविधता वाला वो देश है, मतलब इसमें कई तरह के लोग, अलग अलग भाषाओं के देश के लोग रहते हैं, वो एकजुट के सूत्र में रूप में बनकर देखा जाता है कि जो विभिन्न जो भाषाएं, समुदाय, उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती है। और राष्ट्रीय भाषा का सम्मान, प्रचार प्रसार प्रत्येक नागरिक का नैतिक उत्तरदायित्व भी होता है। फोर्थ, छायावादी काव्यधारा। तो इसकी प्रस्तावना है कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसमें छायावाद एक ऐसी काव्यधारा है जिसने कविता को एक नया रूप, एक नया भाव, एक नई भाषा दी है। ये काव्यधारा 1918 से 1936 के बीच में ये इसका विकास हुआ था। हिंदी कविता में व्यक्तिवाद, रहस्यवाद और सौंदर्य बोध, भावनात्मक जो सशक्त अभिव्यक्तियां वो बनकर इसमें उभरी थी। छायावाद को हिंदी का रोमांटिक युग भी कहा जाता है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, व्यक्तिवाद की प्रधानता। तो छायावादी कवियों ने भक्ति की जो अनिर्णित भावना है, सुख दुख की संवेदना है, स्वयं को इसकी खोज में एक महत्व दिया है। ये भक्ति की आत्मा की एक आवाज भी है। ऐसे मैं नीर भरी दुख की बदली, ये लाइन महादेवी वर्मा ने बताई थी। प्रगति का चित्रण, तो प्रगति को केवल बाहरी सौंदर्य से नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव, आत्मसात करने योग्य तत्व के माध्यम से इसको हम प्रस्तुत करते हैं। और जो प्रगति है वो मनुष्य की भाषा के साथी बनकर इसमें चित्रित होती है। तो रहस्यवाद की बात करें तो छायावाद में ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड को लेकर रहस्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। कवि ने अज्ञात की ओर आकर्षण व्यक्त भी किया है। भावुकता और कल्पनाशीलता, तो छायावादी जो कविता है उसमें भावनाओं की गहराई, कोमलता और कल्पनाशील चित्रों की विशेषता रही है। इसमें संगीतात्मकता, न्यायपन देखने को भी मिलता है। काव्य भाषा की नवीनता, तो छायावाद ने हिंदी काव्यों में काव्य भाषा को संस्कृत भाषा शामिल है, शुद्ध, रुचिपूर्ण, भाव प्रवण बनाया है। छंद और अलंकारों को भी इसमें प्रयोग किया है, कलात्मक ढंग से इसको बताया है। प्रमुख छायावादी कवि तो जयशंकर प्रसाद, कामयानी आंसू भी बताए, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, परिमल अनामिका, सुमित्रा पंत, पल्लव और गुंजन और महादेवी वर्मा, निर्जा, दीपशिखा। तो इन कवियों ने स्वतंत्रता आंदोलन, अभिव्यक्ति, आत्मभक्ति, नारी चेतना, सामाजिक असमानता जैसे विषयों को भी अपने काव्यों में अपना स्थान दिया है। छायावाद की आलोचना, तो छायावाद को कभी कभी तो अत्यधिक भावुकता और विवेकता के लिए आलोचना मिली है, बल्कि कभी तो प्रारंभिक चरणों में यह समाज से कटा हुआ था, सिर्फ आत्म केंद्रित इसको कहा गया था। फिर भी बाद के दौर में छायावादियों ने सामाजिक विषयों की ओर ध्यान दिया था। निष्कर्ष, तो छायावादी जो काव्यधारा है इन्होंने हिंदी साहित्य की गंभीरता, गहराई, प्रभावपूर्ण जो अनुभूति इसमें परिपूर्ण है उसे शामिल है। और ये युग कविताओं को केवल उद्देश्यपूर्ण प्रचार से हटाकर कलात्मक, भावनात्मक और आध्यात्मिक बनाते हैं। इस धारा ने हिंदी साहित्य को एक नया जीवन दिया है, जिसे आगे चलकर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद जैसी जो धाराएं हैं उनका मार्गदर्शन होता है। और छायावाद ने न केवल एक काव्य शैली बल्कि एक आत्मा की पुकार और हृदय की थरथराहट और मनुष्य के
अंतर्धर्म की खोज की है। इसमें साहित्यिक आंदोलन भी शामिल है। द्विवेदी युग पर टिप्पणी तो प्रस्तावना तो हिंदी साहित्य उसके इतिहास में द्विवेदी युग एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी जो कालखंड है उसको मानते हैं। ये युग हिंदी गद्य पद्य दोनों राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और धार्मिक जागरूकता के लिए माना जाता है। इसका नाम प्रसिद्ध साहित्यकार और विचारक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा था, जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा, स्वरूप और उद्देश्य भी दिए हैं। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? तो द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1918 तक ये मानी जाती है। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं की सुधारवादी प्रवृत्ति। तो इस युग में साहित्य न सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, जातिवाद और नारी उत्पीड़न, शिक्षा के अभाव पर तीखी जो आलोचनाएं उनको बताया गया। लेखक ने समाज को जागरूक और नैतिक रूप बनाने के लिए इसमें प्रयास किया है। राष्ट्रवाद का और देशभक्ति। तो ये युग स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरणों के बारे में बताता है। इसलिए साहित्य में जो राष्ट्रवाद है, स्वदेशी भावना है, स्वतंत्रता की जो प्रेरणा है वो इसमें दिखाई देती है। सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग। तो द्विवेदी युग में भाषा को शुद्ध, सरल, सांस्कृतिक रूप से इसको बताया है। लेखन शैली तर्कपूर्ण, विचार प्रधान और संस्कृत रूप से इसमें शामिल है। नैतिक और शिक्षाप्रद साहित्य। तो इस युग में साहित्य को नैतिकपरक, शिक्षाप्रद मानकर लिखा गया है। लेखक का उद्देश्य था कि साहित्य का उद्देश्य जन सेवा था, मतलब इसका उद्देश्य यही है कि लोगों तक हमें सारी ये बातें हैं पहुंचाएं इनको। इसलिए उनको उनके जो निबंध, जो उनके काव्य हैं वो लोगों को इजीली समझ में आ जाए पढ़कर। पत्रकारिता संपादन का उत्कर्ष। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती जो पत्रिका है उसके माध्यम से अनेक लेखकों को मंच दिया और साहित्य को एक बौद्धिक रूप से एक दिशा भी दी है। प्रमुख रचनाकार तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कवि आलोचक भी रहे हैं। सरस्वती पत्रिका इनके संपादक है। बालकृष्ण भट्ट सामाजिक निबंधों के माध्यम से जागरूकता इन्होंने फैलाई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना और इतिहास लेखन का उन्होंने प्रारंभ किया है। श्याम सुंदर जी ने और पद्मा सिंह शर्मा ने गद्य साहित्य में अपना योगदान दिया। मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली कविता के प्रमुख कवि रहे हैं। भरत भारती इनकी रचयिता है। द्विवेदी युग का महत्व। तो इस युग ने हिंदी गद्य साहित्य को एक मजबूत आधार दिया है। खड़ी बोली हिंदी के साहित्य की भाषा के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया है। साहित्य को उद्देश्यपूर्ण और समाज के स्वरूप, राष्ट्रवादी स्वरूप को भी प्रदान किया। तो आने वाले छायावाद और प्रगतिवाद के लिए एक रास्ता भी तैयार किया इन्होंने। निष्कर्ष है कि द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के इतिहास का एक संक्रमणकालीन है, लेकिन अत्यंत ही आवश्यक है कि इस युग ने साहित्य को केवल भावनात्मक और मनोरंजन से निकालकर जो विचार है, इनके सुधार है, इनके राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में ये युग साहित्यिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी बन चुका है। उनके प्रयासों ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा, उनके प्रभाव में आज भी हम देख सकते हैं। तो अंततः जो द्विवेदी युग है वो हिंदी साहित्य में जागरण, सुधार और विकास का भी युग है। तो हमारे 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपका कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट एग्जाम की मतलब आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है, किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, तो उस सब्जेक्ट पर आपकी वीडियो बन जाएगी। जिसके मतलब इस सब्जेक्ट के ज़्यादा वोट होंगे उस पर ही आपकी वीडियो बन पाएगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अदरवाइज इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप वहाँ पे बता सकते हैं कि आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है, किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए। अगर ये पीडीएफ किसी को बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि उसमें नंबर दिया गया है, वहाँ से आकर आप बाय कर सकते हैं। 30 रुपीज़ पर प्राइस है पीडीएफ का। अदरवाइज आप वीडियो देखकर भी पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या क्वेश्चन है, कैसे बताया गया। तो वीडियो लेक्चर आपका फ्री है, उसको देखकर भी आप अपना एग्जाम दे सकते हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।